अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज हम एसएससी इंग्लिश का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। जो हमने लास्ट वीक में चैप्टर देखा था, लास्ट वीडियो में जो हमने चैप्टर देखा, जो चैप्टर हमारा था स्टीफन हॉकिंग के बारे में, एन एपिटॉम ऑफ करेज, उसका पार्ट 2 आज देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने उनके शुरुआती जिंदगी के बारे में देखा, उनके बचपन की कुछ बातें, किस तरह उनके फादर स्टीफन हॉकिंग को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग को मैथ्स में इंटरेस्ट था। इसी वजह से वजह भी बताई गई कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उस वक्त मैथ्स नाम का कोई स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट नहीं था। ये 1950-1960 की बात हो रही है। इस वजह से उन्होंने फिजिक्स ले लिया, और फिजिक्स में हमने बात की थी लास्ट वीडियो में। आप चैनल में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, या ऊपर ये जो डॉट दिखाई दे रहा है उसमें भी आप इस वीडियो को पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें ये सारी बातें हमने पढ़ी। तो हमने देखा था कि किस तरह स्टीफन हॉकिंग ने फिजिक्स लिया, और फिर उम्र गुजरते गुजरते उनकी बॉडी जो है वो पैरालाइज्ड होना शुरू हो गई। उनके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा ने काम करना बंद कर दिया। उन्हें एक बहुत ही खतरनाक और ऐसी रेयर डिसीज हो गई थी जो बहुत कम लोगों को होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 में हम चैप्टर को रीडिंग करते हैं और उसके मीनिंग को समझते हैं। आगे का पार्ट आ रहा है कि इन द मीन वाइल द डिसीज वर्कड इट्स वे इनटू स्टीफन्स बॉडी एंड लेफ्ट हिम डिसेबल्ड। वक्त गुजरता रहा है ना। इन द मीन वाइल यानी इसी के साथ साथ, यानी ऊपर पार्ट 1 में हम जो बातें देख रहे थे कि उन्होंने कॉलेज कर लिया, उन्होंने एडमिशन ले लिया, उन्होंने पीएचडी करना शुरू कर दी। इन सब के साथ साथ जो डिसीज उन्हें थी, उस बीमारी ने, उस डिसीज ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। और वो काम क्या था कि स्टीफन्स बॉडी को उसने अटैक करना शुरू किया और लेफ्ट हिम डिसेबल्ड, और वो माजूर होना शुरू हो गए। उनके जिस्म ने काम करना बंद कर दिया, उनके बहुत सारे आज़ा जो है वो काम करना बंद कर दिए। इन सब के बावजूद ही बिगेन स्टडीइंग द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स टू गेट हिज पीएचडी। बच्चों, यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसर्च है वो ब्लैक होल्स के बारे में है। ब्लैक होल्स क्या हैं? ब्लैक होल्स खिला में पाए जाने वाले ऐसे कुछ इलाके हैं जो बज़ाहिर बिल्कुल काले दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा कशिश होती है कि अगर कोई खिलाई सैयारा उनके करीब से गुजरता है तो वो ब्लैक होल उसे अपनी तरफ खींच लेता है, अपने अंदर खींच लेता है। इस तरह वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये ब्लैक होल्स का पूरी थ्योरी है, जिसमें डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ने पीएचडी करना शुरू किया। पीएचडी ये कोर्स होता है जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। ऐसे आप इस वक्त एसएससी में हैं, एसएससी के बाद आप 11th-12th में जाएंगे तो वो एचएससी कहलाएगा। एचएससी करने के बाद आप कॉलेज में जाते हो तो वो ग्रेजुएशन कहलाता है। ग्रेजुएशन करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद अगली स्टेप में आप पीएचडी कर सकते हैं। तो पीएचडी में चूंकि बहुत स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, जब आप किसी फील्ड में काफ़ी दिनों से पढ़ाई करते करते आप उसके एक्सपर्ट हो रहे हैं, तो अब उसमें आप मजीद ये पीएचडी करते हैं। पीएचडी दरअसल एक रिसर्च वाला कोर्स है। तो पीएचडी उन्होंने की, और चूंकि उनका फिजिक्स था और फिजिक्स में वो खिलाई चीज़ों के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने पीएचडी करना शुरू की ब्लैक होल्स के बारे में। ब्लैक होल्स के बारे में पीएचडी करने के साथ साथ बाय दिस टाइम ही वॉज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर एंड
was rapidly losing control of his hands and speech. ना जब उन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया, मतलब जब वो कुछ 25-26 साल के थे, तो ही वॉज कन्फाइंड टू, कन्फाइन का मतलब होता है चिपक जाना, मतलब किसी चीज तक लिमिटेड हो जाना, महदूद हो जाना। तो वो महदूद हो गए थे व्हील चेयर में, यानी उनकी सारी जिंदगी व्हील चेयर पर आ गई थी। अब वो चल फिर नहीं सकते थे, बल्कि वो व्हील चेयर पर ही बैठकर अपनी जिंदगी गुजारने वाले थे। और साथ ही साथ उनकी बॉडी, उनका हाथ, उनके पैर और उनकी स्पीच ने भी कंट्रोल खो दिया था, कंट्रोल खोना शुरू कर दिया था, यानी उनके हाथ पैर हरकत करना बंद कर चुके थे। साथ ही साथ उनके बोलने की सलाहियत भी माऊफ हो रही थी, खत्म हो रही थी। द स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स स्पार्क्ड हिज इमेजिनेशन विद ब्राइट आइडियाज। जब वो रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने ब्लैक होल्स के बारे में रिसर्च की, तो ये जो पूरा आइडिया था ब्लैक होल्स का, स्पार्क्ड हिज इमेजिनेशन ना, स्पार्क्ड इमेजिनेशन मतलब उनकी जो इमेजिनेशन था, उनका जो तस्वुर था, उसे एक चमक मिल गई। यहाँ पर लफ्जी तर्जुमा उसका होता है चमक मिल गई, मतलब यहाँ पर उनके तस्वुरात बहुत ऊंचाई पर जाने लगे, वो बहुत ऊंची, मतलब एक अलग ही कंसेप्ट उनके जहन में आ गया और वो उस पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। सो द स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स स्पार्क्ड हिज इमेजिनेशन विद great ideas, bright ideas. He made many epoch-making statements. ना epoch making का मतलब होता है, या उसका मीनिंग दिया हुआ है great importance at a particular restricted time. ना एक खास वक्त में एक बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल, यानी एक he made many epoch-making statements to show established theories. पहले से जो थेरीज यानी जो नजरियात थे साइंस के जमीन क्या है, सूरज क्या है, जमीन किस तरह बनी, किस तरह से जमीन हरकत कर रही है वगैरह, इस तरह के जो इस्टेब्लिश्ड थेरीज थे, इस्टेब्लिश यानी जिसको लोग पहले से मानते आ रहे थे कि इस तरह की थेरीज हैं, इस तरह के नजरियात जब पुराने साइंसदानों ने पेश किए थे, उन साइंसदानों के या उन थेरीज के मुकाबले में स्टीफन हॉकिंग ने अपने नए नजरियात पेश करके उन्हें चौंका दिया। तो ही मेड मेनी एपॉक मेकिंग स्टेटमेंट्स, ना स्टेटमेंट्स यानी बयानात, तो उन्होंने बहुत ऐसे बयानात दिए। साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स बिगैन विद अ बिग बैंग, ना साइंस जितने भी साइंटिस्ट थे उनका क्या बिलीफ था कि ये जो यूनिवर्स है ये एक बिग बैंग, ये थ्योरी है जिसकी बुनियाद पर पूरी कायनात वजूद में आई थी। नीचे देखिए जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है ना, बिग बैंग क्या है? बिग बैंग ऐसा तस्वीर किया जाता है, पहले एक सूरज था, फिर उसमें धमाका हुआ और उस धमाके के जरिए से बहुत सारे उसके हिस्से होकर दूर दूर फैल गए और बाद में वही हिस्से सैयारे बन गए, जो जमीन और जो दूसरे सैयारे हम पढ़ते हैं निज़ाम शमसी में ना। तो वो सोलर सिस्टम का पूरा जो सिस्टम है वो यूनिवर्स दरअसल एक बिग बैंग थ्योरी की वजह से हुआ, ऐसा साइंटिस्ट बिलीव करते हैं। टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट बेटर, स्टीफन इन्वेंटेड व्हाट इज नोन एज लाई अलजेब्रा, है ना। ये जो साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का जो बिलीफ है बिग बैंग थ्योरी का कि जमीन किस तरह से वजूद आई, तो ये पूरे नजरिए को पेश करने के लिए स्टीफन हॉकिंग ने इन्वेंटेड व्हाट इज नोन एज लाई अलजेब्रा। लाई अलजेब्रा ना, लाई अलजेब्रा मतलब झूठा अलजेब्रा जो उसका मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर ये एक थ्योरी है जिसके जरिए से उन्होंने इस पूरे नजरिए को समझाने की कोशिश की कि किस तरह से बिग बैंग हुआ होगा और किस तरह ये जमीन वजूद में आई है। तो इस तरह अपने कंसेप्ट को समझाने के लिए स्टीफन ने इन्वेंट किया है ना, इन्वेंट यानी एक ईजाद की, एक नया तरीका उन्होंने ईजाद किया। दो कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर विथ नो कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, सेव अ फिंगर एंड विद अ कंप्यूटर टू हेल्प हिम एक्सप्रेस हिज थॉट्स। जब स्टीफन हॉकिंग इस तरह से उनकी पूरी बॉडी जो है वो
एक जगह पर मुंजमद हो गए, उसके बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था और वो व्हील चेयर पर ही महदूद हो गए थे। तो ऐसे में उन्होंने फिर क्या किया, अपने व्हील चेयर पर रहते हुए अपने हाथ की उंगलियों से कंप्यूटर की मदद से उन्होंने अपने ख्यालात को एक्सप्रेस करना शुरू किया। दरअसल क्या हो रहा था, उनकी पूरी बॉडी धीरे धीरे करके पैरालाइज्ड हो रही थी, लेकिन उनकी उंगलियों में अब भी जान बाकी थी। यानी वो मुंह से कुछ बोल नहीं सकते थे, हाथ से कुछ हरकत नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी उंगलियां जो है वो काम कर रही थी और उन उंगलियों की मदद से उन्होंने कंप्यूटर के जरिए से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना शुरू किया। डॉक्टर हॉकिंग इज एन अथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस, है ना। वो एक अथॉरिटी बन गया, मतलब अथॉरिटी से मुराद यहाँ पर है कि उनकी बात बिल्कुल सच मानी जाएगी, कि अगर वो कुछ कह रहे हैं ना तो उनकी बातों को यकीन किया जाएगा। ऐसे शख्स को अथॉरिटी कहते हैं, हकदार कहते हैं। तो वो ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस, है ना। प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स यानी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं साइंस के, सारे सब्जेक्ट्स में ना, सभी सब्जेक्ट ना, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, खिला के बारे में हो, जमीन के बारे में हो, जितने भी लोग साइंस पर काम कर रहे हैं उसमें अगर स्टीफन हॉकिंग कोई नजरिया या कोई बात पेश करते हैं तो सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। न्यूमरस ऑनररी डॉक्टरेट्स एंड अवार्ड्स हैव बीन बेस्टोर्ड ऑन हिम ना। जब कोई शख्स किसी फील्ड में बहुत कामयाबी हासिल करता है, कोई खास मकाम पा लेता है, तो लोग उसे अवार्ड देते हैं। तो यहाँ पर चूंकि स्टीफन हॉकिंग ने भी अपनी सभी तरह की जिस्मानी कमजोरियों, बीमारियों के बावजूद बहुत सारा रिसर्च वर्क किया था, इसलिए लोगों ने उनके लिए न्यूमरस मीन्स मेनी, बहुत सारे ऑनररी डॉक्टरेट्स। ये ऑनररी डॉक्टरेट्स क्या होता है बच्चों, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा जहां पर आया हुआ था पीएचडी। पीएचडी क्या होता है कि जब कोई स्टूडेंट कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे उसी सब्जेक्ट में जिसकी वो पढ़ाई कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो उसे पीएचडी या फिर डॉक्टरेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग ने जो पीएचडी किया, उस पीएचडी करने के बाद जो शख्स पीएचडी करता है उसके नाम के साथ डॉक्टर भी लगाया जाता है, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हम क्यों कहते हैं, वो कोई डॉक्टर नहीं थे, यानी वो किसी का इलाज नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने अपनी फील्ड में रिसर्च किया हुआ था जिसकी बुनियाद पर उन्हें डॉक्टर कहा जाता है। उसी तरह ये जो डॉक्टर हॉकिंग है, ये कोई मेडिकल वाले डॉक्टर नहीं है, वो लोगों को दवा इलाज का काम नहीं करते, बल्कि उन्होंने अपनी फील्ड में बहुत आगे तक स्टडी किया हुआ है, रिसर्च वर्क किया हुआ है, इसीलिए उनको डॉक्टर कहा जाता है। तो जब कोई शख्स पीएचडी की कोर्स को पूरा कर लेता है, पीएचडी कंप्लीट करता है, तो उसके नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है। यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां ऐसी होती हैं कि कोई शख्स किसी दूसरी फील्ड में अच्छा काम कर रहा है तो वो उसे अपने कॉलेज से डॉक्टरेट की डिग्री देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर अगर हम रिसेंटली बात करें तो बहुत सारे लोगों को ऐसी डिग्रियां मिलती हैं ना, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं जो हमारे पिछले वजीर आजम रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हें लंदन की यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री ऑनररी दी हुई है ना, एजाज के तौर पर दी हुई है कि उन्होंने इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा काम किया, इसलिए उन्हें ये डिग्री दी गई। ठीक है, यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग को भी इसी तरह बहुत सारे न्यूमरस ऑनररी डॉक्टरेट्स यानी बहुत सारी डिग्रियां और अवार्ड्स बेस्टोर्ड ऑन हिम। बेस्टोर्ड यानी किसी को पेश करना, देना, है ना, यानी ऐसी चीज जिसके जरिए से उनको इज्जत मिलेगी, उनकी हौसला अफजाई होगी। तो स्टीफन हॉकिंग को बहुत सारे अवार्ड्स और डॉक्टरेट की डिग्रियां मिल रही थी। आगे बढ़ते हैं, आगे कहते हैं उनके बारे में है कि ही इज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। अच्छा, ये एक और चीज है, द रॉयल सोसाइटी। रॉयल सोसाइटी लंदन में वाक़ई एक अदारा है जहां पर
दुनिया भर के जितने भी साइंटिस्ट जो कुछ नई इजादात करते हैं या नया काम कर रहे होते हैं, वो अपनी साइंसी इजादात को लोगों के सामने पेश करने के लिए रॉयल सोसाइटी से राब्ता करते हैं। और जब कोई वहाँ पर अच्छे से काम अपना एक मुख्तलिफ काम पेश करता है तो वो वहाँ का मेंबर बन जाता है, और उस मेंबर के लिए फेलो ये एक दूसरा वर्ड है। क्योंकि स्टीफन हॉकिंग खुद लंदन के ही थे, ऑक्सफोर्ड के थे, और वो भी रिसर्च का ही काम कर रहे थे, इसीलिए वो एक वहाँ पर एक रुकन की हैसियत से रॉयल सोसाइटी के मेंबर भी रहे। लंदन के साथ साथ स्टीफन हॉकिंग जो है, चूंकि उनकी रिसर्च सारी दुनिया में मकबूल हो रही थी, तो ही वॉज अ मेंबर ऑफ यूएस नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस। अमेरिका में भी एक ऐसा ही अदारा है जिसका नाम है द यूएस नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस। स्टीफन हॉकिंग उस अकेडमी ऑफ साइंसेस के भी मेंबर थे, यानी बैक वक्त वो अलग अलग अदारों के मेंबर भी थे। ऐसा होता है कि जब कोई शख्स अपनी कोशिशों से बढ़कर काम करता है तो बहुत सारे लोग उनको इज्जत देने के लिए अपने साथ उन्हें शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग भी इस तरह दो मुख्तलिफ ममालिक के साइंस के जो अदारे हैं वहाँ पर जुड़े हुए थे, उसके वो मेंबर थे। तो रॉयल सोसाइटी हमेशा से मतलब एक, चूँकि आप तारीख में पढ़ते हैं, एक ज़माना था जब दुनिया के अक्सर हिस्सों में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो अंग्रेज़ जो भी रिसर्च का काम होता था वो इंग्लैंड में होता था। तो वो बहुत, यानी 17वीं सदी से ही रॉयल सोसाइटी की इजाद हो गई थी। जितना भी साइंसी इनकलाबात आए हुए हैं, सनती इनकलाब आए हुए हैं, उन सबको इसी जगह पर, उन मशीनों को यहाँ पर लोग पेश करते हैं। उन दवाओं को जिस पर रिसर्च हो रही है वो दवाएं रॉयल सोसाइटी में लाकर पेश की जाती है। वहाँ पेश करने का तरीका क्या होता है कि वहाँ पर और भी दूसरे बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं जो पेश करने वाले साइंटिस्ट की रिसर्च को ऑब्जेक्शन लेते हैं या उसको जायजा लेते हैं कि ये शख्स है, जैसे अभी आजकल जो है वो कोरोना की वबा चल रही है और उसकी दवा नहीं मिल पा रही है, तो जितने लोग काम कर रहे हैं उस पर दवाएं बनाने का वो काम चल रहा है। जैसे ही कोई दवा कामयाब होगी तो पहले उसे रॉयल सोसाइटी में पेश किया जाएगा, जहाँ पर जो दूसरे जो रिसर्च करने वाले लोग हैं वो आकर उसको जायजा लेंगे कि वाकई में ये जो दवा बताई गई है ये दवा सही है या नहीं। तो एक ज़माने से, सदियों से ये सिलसिला वहाँ पर चला आ रहा है। और उसी तरीके का एक अदारा जो है वो अमेरिका में है, यूएस नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस। वहाँ भी दुनिया भर के अलग अलग साइंटिस्ट जो है वो आकर रिसर्च करते हैं और अपनी कोशिशों को लोगों के सामने पेश करते हैं। आगे बता रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग कंसिडर्ड आइंस्टाइन्स इक्वल इन इंटेलिजेंस, डॉक्टर हॉकिंग इज अ वेरी हम्बल मैन। ना एक चीज और, यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग के बारे में यहाँ पर जो बात चल रही है तो उनका मुआवजा किया हुआ है आइंस्टाइन से। कि आइंस्टाइन जो फिजिक्स में उन्होंने बहुत, जितनी भी मशीनें हम देखते हैं उन मशीनों की ईजाद की शुरुआत आइंस्टाइन की तरफ से की गई। बाद में आने वाले साइंसदानों ने उस पर मजीद काम करके उसको और आसान से आसानतर बना दिया। लेकिन आइंस्टाइन जो है वो एक बहुत ही ज़हीन साइंटिस्ट था जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया हुआ है। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग कंसिडर्ड आइंस्टाइन इक्वल इन इंटेलिजेंस, स्टीफन हॉकिंग को आइंस्टाइन के बराबर इंटेलिजेंस समझा जा रहा है। उसके बावजूद ना, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है इसके बावजूद। जैसे अभी लॉकडाउन है, उसके बावजूद हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए सेंटेंस बन जाएगा इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन वी आर कंटिन्यूइंग आवर स्टडीज। इस तरह से इन स्पाइट ऑफ ये एक फ्रेज के तौर पर यूज किया जाता है। सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग कंसिडर्ड आइंस्टाइन से इक्वल इन इंटेलिजेंस, कि आइंस्टाइन के बराबर उसका जहन है, उसकी अक्ल, उसकी सोच जो है वो, उसकी दानिश आइंस्टाइन की तरह ही वो ज़हीन है। उसके बावजूद डॉक्टर हॉकिंग इज अ वेरी हम्बल मैन। डॉक्टर हॉकिंग जो है वो बहुत ही हम्बल है। हम्बल का मतलब क्या हुआ? बहुत ही मुनकसिरुल मिजाज है, बिल्कुल सादगी से वो जिंदगी गुजारने वाले हैं। वो
उनके अंदर कोई घमंड या तकब्बुर ऐसी बातें नहीं है, बल्कि वो बहुत ही नर्म दिली से, मोहब्बत से लोगों के साथ मिलते हैं। आगे बता रहे हैं, अ सिंपल डाउन टू अर्थ मैन, है ना। अ सिंपल डाउन टू अर्थ का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल भी तकब्बुर ना हो, वो बिल्कुल भी जमीन से जुड़ा हुआ, यानी एक आम इंसान की तरह रहने वाला शख्स हो। ही हैज ऑथर्ड मेनी बुक्स डीलिंग विथ हिज ऑसम आइडियाज कीपिंग अ लेमैन इन माइंड। ठीक है, देखिए यहाँ पर डॉक्टर हॉकिंग के बारे में और क्या बता रहे हैं कि अ सिंपल डाउन टू अर्थ मैन, कि स्टीफन हॉकिंग बिल्कुल एक सादा मिजाज शख्सियत थे, यानी कोई उनके अंदर तकब्बुर या घमंड नहीं था। ही हैज ऑथर्ड यानी ही हैज रिटन मेनी बुक्स, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं जो डील करती हैं विद ऑसम आइडियाज कीपिंग अ लेमैन इन माइंड। लेमैन यहाँ पर एक नया वर्ड है। लेमैन का मतलब होता है एक आम इंसान, यानी जो दुनिया में आम इंसान बसते हैं, उन सभी आम इंसानों को ध्यान में रखते हुए स्टीफन हॉकिंग ने बहुत सारी किताबों को ऑथर्ड यानी लिखा हुआ है, वो उनके ऑथर हैं। हिज राइटिंग इज फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर ना। उनकी जो राइटिंग है, राइटिंग से मुराद कि उन्होंने जिन बातों को लिखा है वो विट एंड ह्यूमर है ना। विट एंड ह्यूमर यानी मजाहिया अंदाज में, आम फहम अंदाज में उन्होंने अपनी बातों को पेश किया है। हिज स्टाइल इज सो लूसिड, उनका जो राइटिंग का स्टाइल है, यानी वो जिस तरीके से किताबों में अपनी बातों को पेश करते हैं वो बहुत ही लूसिड है, सरल है, आसान है। दैट नॉन साइंटिस्ट कैन आल्सो अंडरस्टैंड हिम, कि कोई भी शख्स जो साइंटिस्ट नहीं है वो भी उनकी बातों को आसानी से समझ सकता है, उनकी किताब को पढ़कर उसे एंजॉय कर सकता है। उनकी किताबों का तस्करा यहाँ पर हुआ तो उनकी एक बहुत ही मशहूर किताब है हिज बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ आवर टाइम्स ना। ये देखिए उनकी बुक का टाइटल पेज है, जहाँ पर उन्होंने अपनी रिसर्चेस के बारे में, अपने ब्लैक होल और बिग बैंग के बारे में बहुत सारी बातों को तफसील के साथ इस किताब में डील किया है। इस बुक का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है वो इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ना। बेस्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है कि दुनिया भर में बहुत सारी किताबें छपती हैं और वो अपने अपने इलाकों में, अपनी ज़बान वाले इलाकों में किताबें फरोख्त होती रहती हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो बकिया किताबों से आगे बढ़ जाती हैं, यानी उस किताब को बहुत सारे लोग खरीद रहे होते हैं ना। हमेशा ऐसी बहुत सारी बुक्स आ रही होती है जो बेस्ट सेलिंग बन जाती है। स्टीफन हॉकिंग की जब ये बुक मार्केट में आई, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स थी, कि सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में इनका भी नाम है। चूंकि उनका टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है इसलिए उनकी किताब भी वैसे ही है। ऑन बीइंग आस्क्ड हाउ ही फील्स अबाउट हैविंग द ड्रेडफुल ALS, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ऑन बीइंग आस्क्ड, जब उनसे पूछा गया कि हाउ ही फील्स अबाउट हैविंग द ड्रेडफुल ALS, है ना। ALS यानी जो उनको जो डिसीज हो गई है जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो काम करना बंद कर चुकी है, उनकी सिर्फ उंगलियां ही चल रही थी। तो इस डिसीज के बारे में जब डॉक्टर हॉकिंग से पूछा गया कि आप इतनी बुरी तरह से इस बीमारी से मुतासिर हैं, तो आपको कैसा लगता है, आप क्या सोचते हैं। तो डॉक्टर हॉकिंग, उनके बारे में दो यहाँ पर वर्ड्स यूज किए हुए हैं, क्वांटेसेंस एंड ऑप्टिमिज्म। द क्वांटेसेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड होप सेज, कि डॉक्टर हॉकिंग जो कि एक उम्मीद और एक मिसाल बन गए हुए हैं लोगों के सामने, है ना। एक मिसाल है कि किस तरह एक माजूर शख्स इस तरह से काम करके अपना और इंसानों को फायदा पहुंचा सकता है। तो स्टीफन हॉकिंग जो एक एग्जाम्पल बने हुए हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा, नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट,
कि मुझे दूसरों से बिल्कुल भी अलग नहीं लगता। अच्छा, यहाँ पर रेस्ट लिखा हुआ है। रेस्ट का मतलब हमें पता है, रेस्ट का मतलब होता है आराम। लेकिन जब इस तरह से आए फ्रॉम द रेस्ट का मतलब होता है बाकी लोग, यानी बाकी जो आम इंसान हैं, बाकी जो लोग हैं, उनसे कहा जा रहा है नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कि मुझे दूसरों से बिल्कुल भी अलग महसूस नहीं होता। आई ट्राई एंड लीड एज नॉर्मल लाइफ एज पॉसिबल ना। मैं भी एक आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारता हूँ जितना मुमकिन हो सके। एंड नॉट थिंक अबाउट माई कंडीशन और रिग्रेट द थिंग्स इट प्रिवेंट्स मी फ्रॉम डूइंग विच आर नॉट मेनी ना। यहाँ पर शुरू में जैसा हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट पैराग्राफ में आया था कि लोग जो है तो अपनी बीमारी पर मॉर्निंग करते हैं, पछतावा करते हैं, अफसोस करते बैठे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर हॉकिंग क्या कह रहे हैं कि जितना हो सकता है वो अपनी जिंदगी को नॉर्मल जीने की कोशिश करते हैं। नॉट थिंक अबाउट माई कंडीशन और रिग्रेट द थिंग इन इट प्रिवेंट्स मी फ्रॉम डूइंग, कि वो अपनी जिंदगी में जिन चीजों को वो नहीं कर पा रहे हैं या जिस हालत में वो इस तरह से हो गए हैं उसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचते, और जो काम वो नहीं कर पा रहे हैं उस पर उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट यानी अफसोस होना, पछतावा होना कि मैं भी नहीं, मतलब जैसे अभी हम बात करें कि वो इस तरह व्हील चेयर पर ही रहते हैं, तो उनको भी ऐसा शौक होता होगा कि मैं भी लोगों की तरह चल सकूं, भाग सकूं, खेल सकूं ना। फिर उनके हाथ पैर भी सही से काम नहीं कर रहे हैं तो वो खाना कैसे खाते होंगे, वो दूसरे कोई शौक नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीजें जो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर वो कह रहे हैं कि नॉट थिंक अबाउट माई कंडीशन और रिग्रेट द थिंग्स इट प्रिवेंट्स मी फ्रॉम डूइंग, कि जिन कामों को मैं नहीं कर पा रहा हूं मैं उस पर अफसोस नहीं करता। विच आर नॉट मेनी, जो कि बहुत ज्यादा भी नहीं है ना। ये उन्होंने इंकिसारी के साथ ये जवाब दिया कि मैं यानी बहुत सारे काम कर लेता हूँ, हालांकि मैं व्हील चेयर पर बैठा हूँ लेकिन मैं बहुत सारे काम कर लेता हूँ और मुझे बाकी जो काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए कोई अफसोस नहीं है। आगे है, डॉक्टर हॉकिंग्स firmly believes that in the next millennium science will discover the core secrets of the universe, its origin, its history and maybe even predict its ultimate demise। डॉक्टर हॉकिंग जो है वो बिलीव करते हैं, और वो भी कैसा, फर्मली यानी अटल उनका भरोसा है, मतलब उन्हें पूरा यकीन है ना, उन्हें पूरी तरह से इस बात का यकीन है कि आगे चलकर नेक्स्ट मिलेनियम का मतलब यहाँ पर होता है सदी, कि अगली सदी में, अगले 100 सालों में साइंस विल डिस्कवर द कोर सीक्रेट, कि साइंस जो है वो कोर सीक्रेट्स यानी जो अहम राज जो बाकी हैं हमारे इस जमीन के बारे में, कि हमारी जो यूनिवर्स है ये कायनात कैसे बनी, इट्स ओरिजिन, इट्स हिस्ट्री एंड मे बी इवन प्रेडिक्ट इट्स अल्टीमेट डिमाइज ना। तो उसकी हिस्ट्री, तारीख के बारे में भी मालूम हो जाएगा, और साथ ही साथ वो अल्टीमेट डिमाइज कि उसका खात्मा कैसे होगा उसका प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, पेशन गोई भी कर दी जाएगी कि किस तरह ये हमारी जमीन जो है वो वजूद में आई थी और वो कैसे अपने खात्मे को पहुंचेगी। Like Dr. Hawking, there are many people who display exemplary courage in their lives। जिस तरह डॉक्टर हॉकिंग ने एक मिसाल कायम की, लोगों के सामने पेश किया कि किस तरह मुश्किल हालात में भी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ मुकाबला किया जा सकता है, ऐसे और भी बहुत से लोग हैं। लेट अस सैल्यूट ऑल दोज ब्रेव पीपल, है ना। आइए हम सब मिलकर ऐसे लोगों को सैल्यूट करें, यानी उनको सलामी पेश करें, हु इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिसेबल्ड स्ट्राइव टू डू देयर बेस्ट, कि जो लोग डिसेबल्ड यानी हैंडीकैप होने के बावजूद स्ट्राइव यानी टू वर्क हार्ड, कि जो लोग माजूर होने के बाद भी सख्त मेहनत करते हैं और मेहनत के जरिए से वो अपना बेस्ट देते हैं, मतलब जितना भी वो कर सकते हैं, जो भी काम वो कर सकते हैं उसमें वो अपना बेस्ट एफर्ट लगाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम सलाम पेश करें।
ना यहाँ पर बच्चों ये जो तस्वीर है ये स्टीफन हॉकिंग के डेथ से कुछ दिनों पहले की है, जो एक अवार्ड सेरेमनी में जहाँ पर उनको बुलाया गया था और उनकी डेथ के बारे में लिखा हुआ है कि 14 मार्च 2018 को 76 इयर्स ओल्ड होने पर डॉक्टर हॉकिंस का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से चले गए। बच्चों ये वीडियो आप BMC के एजुकेशनल चैनल पर देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो में कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर सजेस्ट कीजिए। करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।